नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। पहला जो वीडियो था उसमें हमने पहला जो इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसमें हमने टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 5 तक हमने स्टडी कर लिया था। लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, सॉइल, लैंड स्लाइड्स और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स को हमने पहले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेकंड वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो 6 to 10 रहेंगे। इसमें वाटर और जो प्रॉब्लम ऑफ वाटर है वो पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन को जानेंगे एंड वाइल्ड लाइफ को स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो 9 टॉपिक में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को भी स्टडी करेंगे वर्ल्ड वाइड, है ना। और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। देखो वाटर, देखो हमारी जो अर्थ है ना एक प्रकार से वाटर प्लेनेट है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे अर्थ में लगभग 70% से जो ज़्यादा भाग है अर्थ का, 3/4 ऑफ द जो अर्थ सरफेस है, 75% के आसपास का जो अर्थ कवर है ना हमारा, वो किससे है? वाटर से है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमारी अर्थ में वाटर का जो शॉर्टेज है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि टोटल जो हम जो पीते हैं पानी, जो पीने योग्य पानी है ना, वो 2.7% है। और इस 2.7% में से भी जो 70% जो वाटर है ना, वो आइस शीट्स, ये जैसे ये जो होती है ना आइस शीट, और ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो माउंटेन रीजन है ना वहाँ पे है, जो कि इंसान वहाँ से उस पानी को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ओनली 1% जो फ्रेश वाटर है ना वो लोगों के पीने के लिए और ह्यूमन यूज़, जो दूसरे काम है ना जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होती है उसके लिए, जो कि जो अर्थ का सरफेस है ना उसमें जैसे रिवर हो गई या फिर जो लेक्स हो गई उसमें उसको यूज करते हैं। तो ये वाटर की जो है ना हमारी अर्थ में सिचुएशन है। ठीक, अब देखो वाटर साइकिल को समझ लेते हैं। वाटर साइकिल में क्या होता है कि अर्थ की जो हीट आती है किसमें? वाटर बॉडीज़ में। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है ना उसमें इवेपोरेशन होता है, और जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन होने के बाद जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन की प्रोसीजर होती है, यानी इवेपोरेशन एक फिक्स टेम्परेचर में किस में बदल जाएगी? वाष्प, जो वाष्प होती है ना, जो वेपर होती है, वो एक फिक्स टेम्परेचर में वापस पानी की बूंदों में बदल जाएगी या फिर बादल में बन जाएगी, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन, जब यही जो कंडेंसेशन जो बादल होते हैं, बादल चाहे आइस फॉर्म में या फिर जो ओले होते हैं उसमें या फिर जो रेन होती है उसमें, उस फॉर्म में जब ये जो बादल गिरते हैं तो इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक, फिर ये प्रेसिपिटेशन से बारिश होती है और किसी वाटर बॉडीज़ में जो होता है ना पानी वापस जम जाता है और फिर वापस इवेपोरेशन से ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसको वाटर साइकिल हम कहेंगे। लेकिन देखो जो अर्थ है ना उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो वाटर अवेलेबिलिटी की है। भारत ही नहीं, भारत के अलावा दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों में जो वाटर है ना उसकी बहुत गंभीर समस्या है। जैसे अफ्रीका हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या फिर वेस्ट एशिया हुआ, वेस्ट एशिया में ये पार्ट आते हैं जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब। साउथ एशिया हुआ, साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं, है ना। इसके अलावा वेस्टर्न यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे भी डेजर्ट जैसी सिचुएशन है ना। नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हुआ, ये मैक्सिको के ये पार्ट हो गए, है ना। ऑस्ट्रेलिया, या फिर कई सारे जो वर्ल्ड वाइड जो लोकेशन है ना वहाँ पे जो वाटर है ना उसकी काफ़ी कमी है, फ्रेश वाटर की काफ़ी कमी है। और एक रिपोर्ट आई थी भी, वर्ल्ड रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2024 तक जो पीने का जो पानी है ना उसकी शॉर्टेज 50% से भी ज़्यादा हो जाएगी पूरी दुनिया में। ठीक, तो एक प्रकार से जो वाटर है ना उसकी काफ़ी बड़ी जो गंभीर समस्या है हमारे सबके सामने, और हमें वाटर का कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। ठीक,
अब देखो जो वाटर का जो कंजर्वेशन है ना, उसके लिए हमें कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। जैसे कि चेक डैम्स बनाना स्मॉल। चेक डैम ऐसे डैम होते हैं, जैसे मान लो कोई रिवर है, तो रिवर जिस बेसिन से बह के आ रही है तो उसके ऊपर छोटे छोटे कई सारे नाले होते हैं, कई सारे हज़ारों नाले होते हैं एक रिवर के। तो उन सभी नालों में एक छोटे छोटे डैम बना दें हम, है ना, छोटे छोटे, उनको हम चेक डैम कहेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर है ना वो लंबे समय तक वहाँ के लिए प्रिजर्व हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो नदी जो पानी जब बारिश होती है तो बारिश से वो पानी बह के समुद्र में नहीं जाता है नदी के थ्रू। ठीक, इसके अलावा जो टैंक्स, वाटर टैंक्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी जो होता है ना वापस रिचार्ज हो जाता है। साथ में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे हम जो हमारी जो छतें होती है घर की, उससे भी जो हमारा वाटर है उसको हम ज़मीन में ग्राउंड कर सकते हैं ताकि पानी को हम बचा सकें। पॉल्यूशन को रोकना, नदियों में जो पॉल्यूशन है उसको रोक सकते हैं हम, जिससे भी वाटर जो है ना पीने का ख़राब ना हो। इसके अलावा हमारे जो डेली जो हम यूज़ करते हैं, दिन प्रतिदिन में जो हम काम करते हैं, चाहे ब्रश करना हो या फिर हम कपड़े धोना हो या फिर हम जो नहाते हैं, तो उसमें भी हम जो पानी है ना उसका कंजर्वेशन करेंगे तो आने वाले समय में हमारे सामने जो वाटर क्राइसिस है ना वो एक गंभीर समस्या के रूप में नहीं आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर और जो वाटर रिसोर्स है जब हमने उसको स्टडी कर लिया। ठीक, तो सबसे पहले हमने वाटर के बारे में जाना। भाई 2.7% ही फ्रेश वाटर है हमारी पूरी अर्थ में। इसके बाद हमने वाटर साइकिल को जाना कि किस प्रकार से जो सन से आने वाली जो हीट होती है उससे वाटर गर्म होता है और उसमें इवेपोरेशन होता है, और वही इवेपोरेशन कंडेंसेशन में बादल की फॉर्म में बन जाता है। और जब ये बादल जैसे ही किसी बूंद में, बारिश की बूंद में या आइस में या जो ओले होते हैं उसमें बनता है, फॉर्म में बदलता है, तो उसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने वाटर की जो प्रॉब्लम है ओवरऑल वर्ल्ड और इंडिया में भी एक गंभीर समस्या है वाटर, उसको जाना। और लास्ट में जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के जो मेजर्स है उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो, जैसा कि हमने इससे पहले 7th क्लास में स्टडी किया था और 6 में भी किया था कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है ना, जो सॉलिड पोर्शन इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। जो लिक्विड पोर्शन है उसको कहेंगे हम हाइड्रोस्फीयर, उसका मतलब होगा जलमंडल। इसके अलावा जो एयर वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक, अब देखो इन तीनों ही स्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बीच में एक लिविंग वर्ल्ड होता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। तो जो बायोस्फीयर होता है ना, बायोस्फीयर में रहती है लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स भी जो हमारी अर्थ है ना उसमें 2 फॉर्म में है। एक फॉर्म है फ्लोरा, एक फॉर्म है फोना। तो जो फ्लोरा फॉर्म है ना इसका मतलब होता है वेजिटेशन, वनस्पति, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये किस में आते हैं, फ्लोरा फॉर्म में। तो जो बायोस्फीयर का जो पहला फॉर्म है ना वो है फ्लोरा के रूप में। तो इसमें क्या आ जाएंगे, वनस्पति और जितने भी जो जीव जंतु वनस्पति और जो पेड़ पौधे हैं ना वो सब इसमें आ जाते हैं फ्लोरा में। दूसरा होता है फोना। फोना में जितने भी एनिमल्स हैं, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़ा हाथी, वो सब किस में आ जाएंगे, फोना में। तो बायोस्फीयर में ही वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि एक नैरो जोन है, किसके अंदर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो ठीक, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसी में आ जाएंगे। तो वेजिटेशन क्या हो गया, फ्लोरा हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया फोना। ठीक, अब देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये है कि जो जहाँ पे बिना ह्यूमन एड यानी मानव की जो सहायता है उसके बिना अगर कोई वनस्पति या वेजिटेशन ग्रो हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। और उस नेचुरल वेजिटेशन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, है ना, उस नेचुरल वेजिटेशन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उसको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले एक बार नेचुरल वेजिटेशन को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि बिना मानव की सहायता के, बिना ह्यूमन एड के जो वेजिटेशन ग्रो होती है, चाहे घास हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। और अगर हम उसमें ह्यूमन एड होगी, मानव की सहायता होगी, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगी। जैसे जो फार्मिंग होती है ना वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती है। ठीक, और इस नेचुरल वेजिटेशन में जितने भी जीव जंतु होते हैं
एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक हाथी, जो शेर होते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ, है ना, यानी एक प्रकार से जंगली जीवन उनका होता है। ठीक, जब ये नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के सर्वाइवल में मदद करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसको हम कहेंगे इको सिस्टम या पारितंत्र। देखो, पारितंत्र में सभी जीवों का एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे ये जो पॉन्ड है, तो इस पॉन्ड का एक पारितंत्र होगा, इस झील का, तो इसमें जैसे छोटी मछलियाँ होगी तो छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ होगी, बड़ी मछलियों को ये मगरमच्छ खाएगा, है ना। इसके अलावा ये जो यहाँ पे जो जीव उड़ रहे हैं, जैसे ये जो पक्षी हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ये भी वो जो छोटी मछलियाँ हैं ना उनका सेवन करेंगे। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम चलेगा। और उसमें देखो, ये तो ये तो हो गए लिविंग, इसके अलावा नॉन लिविंग इसमें वाटर है, यहाँ पे जो ज़मीन है वो भी नॉन लिविंग है, तो ये सब मिलके एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। ठीक, इसके बाद देखो वेजिटेशन को समझ लेते हैं, वेजिटेशन क्या होता है। तो देखो, वेजिटेशन में आता है फ्लोरा, जैसा कि मैंने आपको बताया ना इससे पहले कि जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड होता है, किसके बीच में, लिथोस्फीयर के बीच में, हाइड्रोस्फीयर के बीच में और एटमोस्फीयर के बीच में। तो जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना, लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड में जो वेजिटेशन होता है, जहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, जो कि हमें टिम्बर्स देते हैं, जो जानवरों के लिए रहने के लिए शेल्टर्स देते हैं, ऑक्सीजन जो होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और जो सोइल्स है ना उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा इससे पहले हमने स्टडी किया था कि सोइल का डिग्रेडेशन होता है ना, तो उसकी मदद करने के लिए भी हम वेजिटेशन का उसको ग्रो करते हैं। ठीक, तो वेजिटेशन जितनी भी होती है ना, वेजिटेशन को हम क्या कहेंगे, फ्लोरा। ठीक, और वाइल्ड लाइफ होती है उसको हम कहेंगे फोना। तो जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं ये किस में आ जाते हैं, चाहे वो एक्वाटिक ही लाइफ क्यों ना हो, यानी जलीय जीव ही क्यों ना हो, वो किस में आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ में। अब देखो इस पिक्चर में आप देखोगे ना, तो ये जो फूल है ना येलो कलर के, ये फ्लोरा हो गए, वेजिटेशन हो गए, लेकिन ये जो तितली है ना, बटरफ्लाई, ये क्या होगी, फोना होगी। तो इस तरीके से हमने फोना एंड फ्लोरा को जाना। फ्लोरा होते हैं जितने भी प्लांट्स, एनिमल और वनस्पति, है ना, नहीं सॉरी, जितने भी प्लांट्स और जो वनस्पति होती है ना वो क्या होती है, फ्लोरा। और फोना क्या होती है, जितने भी जो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट होते हैं ना वो फोना होते हैं। ठीक, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बिना ह्यूमन एड के, बिना मानव की सहायता के जो वनस्पति ग्रो होती है, विदाउट ह्यूमन एड, विदाउट ह्यूमन एड, है ना, उसको कहेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनमें टेम्परेचर और मॉइस्चर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी कि देखो जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पता है फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े। ठीक, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होंगे और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा तो वहाँ पे डेजर्ट होगा, है ना। जहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होंगे लेकिन मॉइस्चर मीडियम साइज़ का होगा तो वहाँ पे ग्रास लैंड होंगे, है ना। और जहाँ पे बिल्कुल कोल्ड सिचुएशन होगी, टेम्परेचर बहुत लो होंगे और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होगी। तो इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो देखो मॉइस्चर का क्या रोल होता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा किसी रीजन में, जैसे जैसे मॉइस्चर किसी रीजन में कम होता जाएगा तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना उनकी भी काउंटिंग कम होती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अफ्रीका का ये जो कोस्ट है, ये वाला कोस्ट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है तो यहाँ पे सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे 7th क्लास में हमने वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन को स्टडी किया था ना, तो उसमें हमने जाना था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो पूरे साल हरी पत्तियाँ रहती हैं, उनमें बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मॉइस्चर की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे हम अफ्रीका में अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पे ग्रास लैंड होते हैं। और भी जब हम अफ्रीका के अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फिर सहारा डेजर्ट आ जाता है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा वैसे वैसे वेजिटेशन भी
कम होती जाएगी। तो जैसे जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे फिर ग्रास लैंड होंगे यानी घास के मैदान होंगे, और जहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट होगा। ठीक, तो देखो इसके अलावा मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर ग्राउंड ग्रुप्ड फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में और श्रब में और टुंड्रा में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है फॉरेस्ट। तो देखो जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हुज ट्री होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे। तो देखो आप इस मैप में देखते हैं हम, है ना, इस मैप में आप देखोगे ना तो जहाँ जहाँ पे हैवी रेन होते हैं, जैसे ये अमेजन बेसिन है जिसको हमने केस स्टडी में देखा था 7th क्लास में। इसके अलावा एक कांगो बेसिन है, इसके अलावा ये वाला जो रीजन है, इसके अलावा हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट और हिमालयन जो रीजन है, ये जो रीजन है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा टेम्परेचर होंगे वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे। तो जैसे हमने इसमें देखा, जैसे इंडिया का वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयन जो रीजन है वहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा होंगे यानी जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। फिर इसके बाद है ग्रास लैंड। तो जो ग्रास लैंड्स होते हैं ना, ग्रास लैंड से एक प्रकार के शॉर्ट स्टंड ट्रीज़ मिलते हैं यहाँ पर। ग्रासेस जो ग्रो होती है ना वो, जैसे जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के बाद वहाँ पे कुछ समय के लिए जो ग्रासेज है ना, जो घास है ना, उसके मैदान ग्रो होते हैं। तो जैसे आप इसमें देखिए, जैसे सहारा जो डेजर्ट है यहाँ पे सबसे बड़े घास के मैदान है। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पे घास के मैदान है। इसके अलावा अमेरिका में आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेरी के जो ग्रास लैंड्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे एशिया में तो स्टेपी ग्रास लैंड्स हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो डाउन्स ग्रास लैंड्स है, जिसको हमने 7th क्लास में केस स्टडी के रूप में भी स्टडी किया था। ठीक, इसके बाद थ्रोनी श्रब, जहाँ पे बिल्कुल ड्राई एरियाज़ होते हैं, काफ़ी कम रेनफॉल होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यानी डेजर्टिक सिचुएशन होती है। तो वहाँ पे जो झाड़ियाँ जो होती है ना, थ्रोनी श्रब्स, वो ग्रो करती है। और पता है ये जो इनकी जो रूट्स होती है ना काफ़ी डीप होती है, ज़मीन के काफ़ी नीचे की तरफ तक होती है। साथ में इनकी जो पत्तियाँ होती है ना वो अपने आप का जो मॉइस्चर है ना उसको कंजर्व करने के लिए अपने आप को जो कांटे होते हैं ना उसमें चेंजेस कर लेती है। तो थ्रोनी श्रब जहाँ पे डेजर्ट है ना वहाँ पे थ्रोनी श्रब मिलेगी। जैसे सहारा डेजर्ट में आपको थ्रोनी श्रब मिलेगी, अरब डेजर्ट में मिलेगी, राजस्थान इंडिया का जो थार डेजर्ट है वहाँ पे मिलेगी आपको थ्रोनी श्रब, है ना। तो जैसे कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका में, तो यहाँ पे आपको थ्रोनी श्रब मिलेगी जहाँ पे बिल्कुल लो रेनफॉल होती है और काफ़ी कम बारिश होती है। ठीक, इसके बाद है टुंड्रा वेजिटेशन। तो जो हमारे कोल्ड रीजन है, जैसे ये जो नॉर्थ पोल है ये और जो साउथ पोल है, यहाँ पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगी। काफ़ी कम रेनफॉल होती है और आइस जो टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं यहाँ पे। तो एक जो पर्टिकुलर रीजन टाइम होता है ना, उसी टाइम पे जो वेजिटेशन है ना वो ग्रो करती है और वो उसी समय पे समाप्त हो जाती है। तो जो कोल्ड रीजन है ना वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक, इसके बाद देखो फायर आती है, वाइल्ड फायर, यानी जो फॉरेस्ट फायर होती है ना तो इससे काफ़ी डैमेज होता है। पूरी जो फ्लोरा एंड जो फोना है ना, एंटायर रीजन की जो पूरी फ्लोरा एंड फोना है ना पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। किसके कारण, फॉरेस्ट फायर के कारण। अभी 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे काफ़ी बड़ी जो फॉरेस्ट फायर हुई थी, जिससे कई सारे जो जीव जंतु थे ना उनकी डेथ हो गई थी। और समय समय पे इंडिया में भी कई बार जो फॉरेस्ट फायर है ना वो होती रहती है। तो देखो जो फॉरेस्ट फायर है ना उससे काफ़ी डैमेज होता है, पूरा एंटायर जो सिस्टम होता है ना फॉरेस्ट का वो तबाह हो जाता है। तो देखो इसके कारण हो सकते हैं, जैसे ये जो बिजली गिरती है रात को, जो रात को क्या बारिश से जो बिजलियाँ गिरती है ना, लाइटिंग होती है, इसके कारण भी हो जाती है जो फायर होती है ना। तो इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो ये जो फायर है ना इसको एजुकेशन और जो अवेयरनेस है ना उसके द्वारा प्रिवेंट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जैसे आप जंगलों में जाते हो तो वहाँ पे आप जो फायर के जो लगने के जो चांसेस होते हैं उन चीज़ों का आप यूज़ ना करें। इसके अलावा हम जो फायर सेफ्टी के लिए जो जंगल है ना उसमें शेल्टर बना सकते हैं। जैसे मान लो हम जैसे पत्थरों की एक शेल्टर दीवार बना दी हमने पर्टिकुलर रीजन में, जैसे ये जो पूरा फॉरेस्ट है तो इसको हमने कई सारे जो शेल्टर्स हैं ना उसमें डिवाइड कर दिया और वहाँ पे पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, जिससे भी जो फॉरेस्ट फायर है ना वो
कवर हो जाती है ना। तो जो फॉरेस्ट फायर है ना वो काफ़ी डैमेज करने वाली एक समस्या है, तो इसको हमेशा कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा देखो ये जो पिक्चर है ना इसमें आपको दिख रहा है ना, ये गिद्ध कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वल्चर। तो जब मैं काफ़ी छोटा था ना, जब 2002 या 2002 या 2001 की बात है, तो जो ज़मीन है ना, ज़मीन में काफ़ी आसमान जो था ना, आसमान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में ये जो गिद्ध थे ना ये दिखते थे। ये जनरली क्या करते हैं कि जो मरे हुए जानवर होते हैं ना उनको समाप्त करते हैं। लेकिन एक दवाई आई जिसका यूज जानवरों के लिए किया जाता था, तो उस दवाई का प्रयोग करने से ये जो जितने भी वल्चर है ना इनकी डेथ हो गई। एक ज़माना था जब पूरे आसमान में ये वल्चर ही वल्चर दिखाई देते थे, लेकिन आज जो वल्चर है ना पूरी तरीके से आसमानों से ख़त्म हो गए हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो फॉरेस्ट हमारी एक बहुत बड़ी वेल्थ है, और जितने भी वेजिटेशन है ना, चाहे वो एक छोटी सी घास का तिनका से लेके एक बड़ा सा पेड़ हो, या फिर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, तो इनको कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और जिस प्रकार से इंसान ने अपने लालच के लिए इनका मिसयूज किया है, वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ है, तो इनकी जो कमी है, इनके लिए जो हैबिटेट्स थे वो काफ़ी कम हो रहे हैं। लगातार जो डिफॉरेस्टेशन होने के कारण, जो पेड़ पौधे उनकी कटाई होने के कारण, जो आसपास के जितने भी रीजन है ना वहाँ पे जानवरों के लिए रहने की कम जगह हो गई है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दुनिया भर में नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि इनका संरक्षण हो सके, इनको कंजर्वेशन मिल सके। साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया गया है। ये जो जितने भी रीजन होते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर हो, तो यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ होती है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ में क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स जो होते हैं ना उनको भी कंजर्व किया जा रहा है। क्रीक का मतलब होता है जैसे जो जहाँ पे समुद्र होता है, और समुद्र के सहारे कोई रिवर सिस्टम जैसा अंदर की तरफ तक होता है ना, इनलैंड तक होता है, ज़मीन के अंदर तक होता है, तो एक छोटी सी रिवर जैसा होता है, तो उसको हम क्रीक कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर लैंड डिस्प्यूट की जगह है, उसका नाम है सर क्रीक। ये यहाँ पे तो पाकिस्तान भी इसको अपनी बताता है और भारत भी इसको अपनी बताता है, तो दोनों के बीच में लैंड डिस्प्यूट है सर क्रीक को लेके। तो इन सब का कंजर्वेशन करने से क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ और जो वेजिटेशन है ना वो कंजर्व हो जाती है। ठीक, तो इनका कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। यदि हमने इनका कंजर्वेशन नहीं किया तो हमारी अर्थ में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखो बायोस्फीयर रिजर्व को समझ लेते हैं। तो देखो बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ना, एक प्रकार से कई वेजिटेशन एंड जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको कंजर्व किया जाता है इसके थ्रू। तो जैसे इसका एक कोर रीजन होता है, इस कोर रीजन में किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे इंसान अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है ना, जो जानवर है ना, वही रह सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे स्टडी पर्पज़ और जो साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़ से ही लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे एंट्री को बैन कर दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ये जो बफर जोन होता है, बफर जोन में कुछ कुछ लोगों को एंट्री दी जाती है, जैसे कि जो ट्राइबल लोग होते हैं जो सदियों से इन्हीं रीजन में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ना उनको बैन रखा जाता है। और लास्ट में होता है ट्रांजिशनल जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है और यहाँ पे जो जानवर वगैरह है ना वो भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना पूरा वाइल्ड लाइफ जो एरिया होता है उसको कंजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। ठीक, और जो नेशनल पार्क होते हैं ना, नेशनल पार्क कई सारे नेशनल पार्क को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, और जानवर जो होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है, जानवर और वेजिटेशन को। देखो एक ट्रीटी है जो पूरे विश्व में है, सभी देशों ने उसको मिलके किया है, तो इसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। इसको साइट्स कहते हैं सिंपल भाषा में। तो इसके तहत जितने भी इम्पोर्टेंट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनका जो ट्रेड है ना उसको बैन किया गया है। जैसे राइनोसोर है इंडिया में,
तो ये काफ़ी सिर्फ आसाम में ही मिलता है, इंडिया का जो आसाम है ना वहीं पे राइनोसोर मिलता है, तो उसको इसके तहत बैन कर दिया गया है। जो चंदन है, चंदन की जो लकड़ी होती है ना, उसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसे 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल और 228,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, उसको इसके तहत प्रोटेक्टेड किया गया है। किसके तहत? साइट्स ट्रीटी के तहत। यानी इनका जो ट्रेड है ना एक देश से दूसरे देश के बीच में बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। और जितने भी देश इसके साथ पार्टनर हैं तो साथ में मिलके काम करते हैं। और हमारे देश में टोटल पता है कितने नेशनल पार्क है? 103 नेशनल पार्क है, जिसके सहायता से हम हमारे देश में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 8 में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने लैंड को जाना, तो लैंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जाना कि कौन से फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमने लैंड यूज को जाना, तो लैंड यूज को फॉरेस्ट्री इन सब में इनका यूज होता है। इसके अलावा जो लैंड यूज होता है उसको डिटरमाइन करने वाले 2 फैक्टर होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा ह्यूमन फैक्टर। इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को जाना, तो देखो लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये मेजर हम अपना सकते हैं। इसके बाद हमने सोइल को जाना, तो जो हमारी अर्थ सरफेस है ना उसमें जो थीन लेयर है ना उसको हम सोइल कहते हैं। इसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन को स्टडी किया, तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम जो होता है ना सोइल को बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद हमने सोइल प्रोफाइल को स्टडी किया, जिसमें टॉप सोइल, सब सोइल, वेदर्ड रॉक एंड पेरेंट रॉक को भी स्टडी किया। इसके बाद हमने लैंडस्लाइड्स मिटिगेशन जो मैकेनिज्म है उसको स्टडी किया। इसके बाद हमने जो डिग्रेडेशन ऑफ जो सोइल है उसको समझा कि जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज और जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज है ना उसके कारण से जो सोइल है ना उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसकी जो मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम है ना, ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, और टेरिस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग के द्वारा हम इसको कंजर्व कर सकते हैं सोइल को। फिर इसके बाद हमने वाटर की जो वाटर है ना उसको जाना कि अर्थ में कितना वाटर है। तो एक प्रकार से 75% जो पार्ट है उसमें वाटर है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना है? 2.7% ही। इसके बाद हमने वाटर साइकिल को स्टडी किया। उसके बाद हमने प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी को स्टडी किया। तो इंडिया में भी पानी की काफ़ी कमी है और पूरी दुनिया में ही पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी किया, जिसमें हमने बायोस्फीयर को समझा। तो बायोस्फीयर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड है। देखो ये जो बिस्किट है ना, बिस्किट में ही इस बच्ची ने, समीरा मिश्रा ने, बायोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जो एटमोस्फीयर उसको डायग्राम बनाया है। इसके बाद हमने इकोसिस्टम को स्टडी किया, नेचुरल वेजिटेशन को समझा, वाइल्ड लाइफ को समझा। जो फ्लोरा क्या होता है, जो प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं, और फोना क्या होता है उसको स्टडी किया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेचुरल वेजिटेशन है ना उसको हमने, जो फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, ग्रास लैंड कहाँ पे होंगे, थ्रन श्रब कहाँ होंगे, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होगा, उसको हमने वर्ल्ड मैप की सहायता से स्टडी किया। फॉरेस्ट फायर को हमने स्टडी किया। इसके बाद कंजर्वेशन जो है ना वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को, उसको भी हमने स्टडी किया। बायोस्फीयर क्या होते हैं उनको हमने जाना। साइट्स जिसके तहत जो इलीगल ट्रेड है जानवरों का उसको हमने स्टडी किया। और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले वाला जो वीडियो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अल्मा इकबाल का ये शेर, तो शाहीन बाज को कहते हैं, परवाज है काम तेरा, परवाज उड़ान होती है, तेरे सामने आसमां और भी है, यानी तुम्हारे सामने चैलेंज अभी और भी है। इस तरीके से जो हमारा जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 था, लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। ठीक, पहला जो इसका वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत